याद करके आए हैं? नहीं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसलिए याद करके जरूर आइए। मुरली बाबू, मुरली बजाइए आगे बैठ करके। अरे आगे आ जाइए। हाँ हाँ बैठ जाइए, बतियाने के लिए ज़रूरी ना है। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है ERA फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम पैटर्न पे। जो एग्जाम होने वाला है उस पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक करंट है या फिर अल्टरनेटिंग करंट है उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो हम लोग बात करेंगे, और कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के क्वेश्चन की बात करेंगे जो VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बन करके आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए इसको क्रैश कोर्स के रूप में हम रिवीजन करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन या आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के भी रूप में आ सकता है, क्योंकि इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे रिवीजन करेंगे क्रैश कोर्स के रूप में, उसमें आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों का रिवीजन करवाते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिए, और हाँ, इस चैनल के लिए नया व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और हम लोग आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले पॉजिटिव थॉट की बात करते हैं, और ये पॉजिटिव थॉट अपने दिमाग में जरूर रखिए, क्योंकि पॉजिटिव थॉट ही हमें क्या करता है, एनर्जी और देता है, जिससे कि हम लोग को दुगना मेहनत से पढ़ने का प्रेरित करता है। तो चलिए ध्यान से समझिए, जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, जो मंजिलों की पाने की चाहत रखते हैं, वो समुद्रों पर भी पत्थरों से पुल बना लेते हैं। याद रखिएगा, समुद्र पर भी वो क्या करते हैं, वो पुल बना देते हैं। तो याद रखिएगा, हम लोग को एग्जाम में टॉप करना है तो इसी तरह से मंजिल को पाना है। मंजिल पाने के लिए आपको रोज हमारा वीडियो इसी तरह से देखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं हमारे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे जो हैं आप ऑनलाइन देख रहे हैं, और देखते हैं कि कोई बच्चा अगर आंसर देता है तो भी ठीक, और नहीं देता है तो घबराने की जरूरत नहीं, हम उसको बताएंगे कॉन्सेप्ट के साथ। जैसे सबसे पहला बात करते हैं, जब परिपथ में केवल ओमीय प्रतिरोध हो, जब परिपथ में केवल ओमीय प्रतिरोध हो तो शक्ति गुणांक का मान कितना होगा? देखिए क्या होगा, 1। चलिए बहुत बढ़िया, याद रखिएगा, जब किसी भी ओमीय परिपथ में ओमीय प्रतिरोध हो, परिपथ में केवल ओमीय प्रतिरोध हो तो शक्ति गुणांक का मान 1 होता है। कल ऑब्जेक्टिव में भी यानी कि मॉडल पेपर जो जारी हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जब परिपथ में केवल प्रेरकीय प्रतिघात है तो शक्ति गुणांक का मान कितना होगा? कितना होगा? यही क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर में पूछा हुआ है। याद रखिएगा, 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो जितना भी शक्ति गुणांक होगा A to Z बताएंगे, और ये क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में बन करके आता है। याद रखिएगा, देखिए किसी भी क्वेश्चन को हम लोग को हल्के में नहीं लेना है, हम लोग को हर क्वेश्चन को अलग तरीके से पढ़ना है, सही तरीके से पढ़ना है, ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, हम लोग को 100% करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जब परिपथ में केवल धारतीय प्रतिघात हो तो शक्ति गुणांक का मान क्या होगा बाबू? कहेंगे 0 होता है। याद रखिएगा, जब धारतीय प्रतिघात होगा तो शक्ति गुणांक 0 होगा, केवल प्रेरकीय प्रतिघात होगा तो भी 0 होगा, लेकिन ओमीय प्रतिघात होगा, ओमीय प्रतिरोध होगा तो उस समय हमारा क्या होगा? शक्ति गुणांक 1 होगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वाटहीन धारा किसे कहते हैं? बोलिए बाबू। जब परिपथ में ओमीय प्रतिरोध 0 हो तो उसमें धारा प्रवाहित होगी, परंतु और व्यय औसत शक्ति 0 होगा, अर्थात विद्युत धारा क्षय नहीं होगी, जिससे वाटहीन धारा। बहुत बढ़िया, आप भी बताइए। जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ओमीय प्रतिरोध 0 हो तो धारा प्रवाहित होगी, तो व्यय होने वाली औसत ऊर्जा 0 होगा, इससे ही वाटहीन धारा। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिए बाबू, जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, इसे आप समझिए। कभी कभी 2 नंबर में पूछ देता है, वाटहीन धारा से आप क्या समझते हैं? कहेंगे जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ओमीय प्रतिरोध 0 हो, जब प्रतिरोध 0 होगा तो धारा क्या होगा? अधिक प्रवाहित होगा। जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ओमीय प्रतिरोध अगर 0 है तो परिपथ में धारा प्रवाहित तो होगी, परंतु व्यय होने वाली जो शक्ति होती है, औसत शक्ति 0 हो जाती है। व्यय होने वाली
औसत शक्ति का मान क्या होता है? शून्य हो जाता है। अर्थात हम कहेंगे परिपथ में ऊर्जा जो क्षय होना बंद हो जाता है, यानी कि ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। और ऐसे परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है वैसे धारा को वाटहीन धारा कहेंगे। एक लाइन की बात करेंगे तो ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें प्रतिरोध शून्य हो, धारा प्रवाहित होती है, ऐसे परिपथ को हम वाटहीन धारा कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चोक कुंडली किसे कहते हैं? हमेशा, हाँ बोलिए बाबू। बहुत बढ़िया, आप भी बताइए ब्यूटी। परिपथ में विद्युत ऊर्जा को क्षय किए बिना धारा को कम करने की एक युक्ति है। बहुत बढ़िया। देखिए किसी भी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जब धारा प्रवाहित होती है तो बिना क्षय हुए धारा प्रवाहित होती है, तो धारा प्रवाहित करने की जो युक्ति हम लोग यूज करते हैं उसे हम चोक कुंडली कहते हैं। याद रखिएगा, कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विद्युत ऊर्जा का ह्रास हुए बिना जो धारा को कम करने का जो एक साधन होता है उसे हम क्या कहते हैं? चोक कुंडली। हम चोक कुंडली लगा करके किसी भी परिपथ में धारा को हम कंट्रोल करते हैं। चोक कुंडली लगाकर क्या करते हैं? धारा को कंट्रोल करते हैं। इसलिए हम कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विद्युत ऊर्जा को ह्रास हुए बिना, जब हम बिना धारा बंद किए हम उस धारा को कम करते हैं, कम करने का जो युक्ति यूज करते हैं, जो साधन यूज करते हैं उसे हम चोक कुंडली कहते हैं। एग्जाम में 2 नंबर में आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोक कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करता है बाबू? किसमें? हाँ बहुत बढ़िया, याद रखिए चोक कुंडली जो होता है वाटहीन धारा के सिद्धांत पर कार्य करता है। चोक कुंडली किस पे काम करता है? वाटहीन धारा के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी बच्चे क्लास 12 के एग्जाम दे वो बच्चे इसे प्रैक्टिस करें, इस क्वेश्चन को रिविजन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एलसी परिपथ में विद्युत दोलन की आवृत्ति कितना होता है? फॉर्मूला बताइए, क्या बताइए? हाँ याद रखिएगा, बहुत बढ़िया। ये F इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC। L जो होता है वो प्रकट होता है, C जो होता है धारिता। C या क्या होता है? धारिता होता है। याद रखिएगा, ये F जो होता है आवृत्ति होती है, आवृत्ति का विद्युत दोलन का ये सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विद्युत अनुनाद किसे कहते हैं बाबू? बोलिए। जब किसी परिपथ में प्रतिबाधा न्यूनतम तथा धारा का आयाम अधिकतम होता है तो ऐसी स्थिति को विद्युत अनुनाद। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। कहेंगे कि जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिबाधा न्यूनतम हो, अर्थात धारा का आयाम जो है अधिकतम हो जाता है, तो ऐसी अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युतीय अनुनाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गुणता कारक का व्यंजक बताइए। खड़ा होकर बताइए, बैठिए। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। Q इज इक्वल टू, ये गुणता कारक कहिए या Q गुणांक कहिए। कभी कभी गुणता के जगह पे Q फैक्टर, इंग्लिश में बोलते हैं Q फैक्टर और हिंदी में Q गुणांक बोलते हैं। Q गुणांक का सूत्र क्या होता है? तो 1/R अंडर रूट L/C होता है। R जो होता है बाबू प्रतिरोध होता है, L जो होता है प्रकत्व होता है, C जो होता है धारिता होता है। याद रखिए, Q गुणांक का अगर सूत्र पूछेगा तो 1/R इंटू अंडर रूट L/C होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किसे कहते हैं? हम बताइए बाबू। हाँ बोलिए। चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली यंत्र को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। बहुत बढ़िया, आप भी बताइए। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए जो बोलेगा उसके दिमाग में हमेशा के लिए याद होगा। याद रखिएगा, आप लोग भी जो भी क्वेश्चन आपको आता है उस क्वेश्चन को उगल दीजिए, बता दीजिए, अपने दोस्तों को समझाइए कि देखो ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, प्रत्यावर्ती जनरेटर है। अभी बोलिए, हमसे पूछिए ना सर, हमसे ये पार्टिकुलर थोड़ा ही नाम लेकर कहेंगे बाबू तुम बताओ तुम बताओ। आपको याद है, खड़ा होकर के बताइए।
बताइए, जो बच्चे देख रहे हैं आपको याद है तो आप कमेंट करके बताइए ये होता है, ये होता है, तब तो पता चलेगा। लेकिन सवाल ये होता है कि आप कहिए सर हमसे पूछिएगा तो ये ऐसा थोड़ा नहीं होगा। तेज स्टूडेंट किसी चीज़ का इंतजार नहीं करते हैं, खड़ा होकर तुरंत बताते हैं। याद रखिए, तेज बनिए, जो बोलता है वही उसी के बारे में सब कुछ जानता है, याद रखिएगा। तो कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या है, क्या कहेंगे बाबू? कहेंगे कि वह युक्ति जो चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है ना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली जो युक्ति होती है उस युक्ति को प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जोर से बोलिए। हाँ, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। हम कहेंगे यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? बताइए बाबू। बहुत बढ़िया, और कोई बताएं? बताइए। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। कहेंगे ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा विभव को परिवर्तित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। प्रत्यावर्ती धारा के विभव को, मतलब अगर उच्च विभव है तो निम्न विभव में परिवर्तित करती है और निम्न विभव है तो उच्च विभव में परिवर्तित कर सकती है। यानी कि हम एक लाइन में ऐसे भी कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है, तो कहेंगे उच्च विभव को निम्न विभव और निम्न विभव को उच्च विभव में परिवर्तित करने वाली एक युक्ति है जिसे हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। याद रखिएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? याद रखिए, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? अपचाई ट्रांसफार्मर और ऊंचाई ट्रांसफार्मर। याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। अगर कह देगा कि ट्रांसफार्मर बाबू कौन कौन होता है, तो एक होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर और दूसरा का होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। दो ट्रांसफार्मर होता है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर और दूसरा का होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। बात समझ में आ रहा है? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, तो कहेंगे क्या कि इसके निम्न वोल्टता वाली ना प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टता वाली दुर्बल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करती हैं। बात समझ में आ रहा है ना? क्या कहेंगे? ऊंचाई ट्रांसफार्मर इसके द्वारा निम्न वोल्टता के ना उच्च प्रबल ना प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टता के दुर्बल प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हम इसको परिवर्तित कर देते हैं, तो हम क्या कहते हैं? ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसी का ठीक उल्टा कर देंगे, जहां उच्च है वहां पे निम्न कर लेते हैं, जहां निम्न है वहां पे उच्च कर लेते हैं, जहां प्रबल है वहां पे दुर्बल, जहां दुर्बल है वहां पे प्रबल कर लेते हैं। अब चाई ट्रांसफार्मर का परिभाषा हो जाएगा। कहेंगे इसके द्वारा, देखिए निम्न है तो उच्च कर देंगे, उच्च वोल्टता, ये प्रबल है तो दुर्बल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च है तो निम्न ना वोल्टता वाली, यहाँ पे देखिए दुर्बल है तो प्रबल प्रत्यावर्ती में धारा में परिवर्तित करने की एक युक्ति है। याद रखिएगा, पढ़ाई का कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में अगर बैठ जाएगा बाबू तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। याद रखिए, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो रट्टा मारते हैं कि सर कैसे करें, याद नहीं हो पाते हैं। तो रट्टा मारिएगा तो याद कभी नहीं होगा, या अगर याद भी हो जाएगा तो हो सकता है वो भूल जाइएगा। इसलिए कभी भी आपको रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ध्यान से देखना है कि किस क्वेश्चन का डेफिनेशन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। अगर इस चीज को अगर आप समझ जाते हैं तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर हो या फिर इसके पहले हम लोग क्या पढ़े, जो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जनरेटर ना। ट्रांसफार्मर हो चाहे वो जनित्र हो, दोनों जो होता है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कहेंगे क्या? या अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रहेगा ना बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में कुंडलियों की फेरों की संख्या कितना होता है? देखिए, ये भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। NS का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉइल इन सेकेंडरी।
ना सेकेंडरी कॉइल में जो फेरों की संख्या होती है वो बहुत अधिक होती है, और वो प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या होती है वो क्या होती है, कम होती है। याद रखिए किसमें, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या अधिक होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपचाई ट्रांसफार्मर में कुंडली की फेरों की संख्या क्या होती है, उल्टा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बाबू, NS इज लेस देन NP, उल्टा कर लेंगे, अपचाई में हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, आप तेज हो जाइएगा। याद रखिएगा हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा खाली मेहनत करना है। और ये जो क्रैश कोर्स चल रहा है, ये प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है, वो आपके चैप्टर का एक एक क्वेश्चन को रिवाइज करवाया जा रहा है, ताकि आप इस वीडियो को देखिए और पूरा क्वेश्चन को याद कर लीजिए, समझ लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए। और हाँ, जो बच्चे इस वीडियो के लिए अभी आए हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और न्यू सब्सक्राइबर आप बनिए। अगर नए बच्चे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी हम लोग क्रैश कोर्स का वीडियो लेकर आएंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू। ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र क्या होगा, बताइए। हाँ बताइए। हाँ देखिए, दक्षता को ईटा से डिनोट करते हैं। ईटा बराबर हम करते क्या है, निर्गत शक्ति और बटा में निवेश शक्ति। यानी कि ट्रांसफार्मर में जितना हम शक्ति ना मतलब निकालते हैं, निर्गत मतलब निकालना और निवेश का मतलब ट्रांसफार्मर में जाना। तो ईटा यानी कि ट्रांसफार्मर की जो शक्ति होती है, जो दक्षता होती है, वो निर्गत शक्ति बटा में निवेश शक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है बाबू, कितना होता है। आइडियल ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो 100% होती है। हालांकि कोई 100% वाला ट्रांसफार्मर कोई यूज जल्दी नहीं करता है। याद रखिएगा ये 100% इफिशियंसी रखता है, 100% दक्षता रखता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्यवहारिक ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है बाबू, 90 से 95% के बीच में होता है। याद रखिएगा, व्यवहारिक ट्रांसफार्मर किसको बोलते हैं, जो हम लोग अपने गांव मोहल्लों शहरों में जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, वो ट्रांसफार्मर जो होता है वो व्यवहारिक ट्रांसफार्मर होता है, जिसका एफिशिएंसी होती है, जिसकी दक्षता होती है वो 90% से 95% के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ताम्र क्षय किसे कहते हैं, बताइए बाबू। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। कहेंगे क्या, कि ट्रांसफार्मर में तांबे से बनी प्राथमिक द्वितीयक कुंडलियों में कुछ ना कुछ क्या होते हैं, ओमीय प्रतिरोध अवश्य होती है। अतः इसमें धारा प्रवाहित होने से जो होती है, ऊर्जा जो होती है हानि हो जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ताम्र क्षय बोलते हैं। याद रखिए, ताम्र मतलब क्या होता है बबुआ, तांबा। तांबा से जो क्षय होता है उसे ताम्र क्षय बोलते हैं। ठेठ भाषा में कहें, एक लाइन में कहें कि ट्रांसफार्मर में ताम्र क्षय क्या है, तो ट्रांसफार्मर में तांबे के द्वारा जो क्षय होता है वो ताम्र क्षय कहलाता है। लेकिन इसको डिटेल अगर हमको लिखना होगा तो इस तरह से कहेंगे कि ट्रांसफार्मर में जो तांबे की बनी प्राथमिक कुंडली होती है, जो द्वितीय कुंडली होती है, उसमें कुछ ना कुछ ओमीय प्रतिरोध हो जाता है, और उस ओमीय प्रतिरोध के कारण जो ऊर्जा का क्षय होता है उसे हम ताम्र क्षय कहते हैं। याद रखिएगा, 2 नंबर में एग्जाम में आता है, याद रखिएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्लक्स हानि किसे कहते हैं, बताइए बाबू। फ्लक्स हानि ट्रांसफार्मर में प्रतिवर्ती धारा के अंदर कोई भी कुंडली प्राथमिक कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स द्वितीय कुंडली के फ्लक्स से कोई संबंध नहीं रखता है, जिसका उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का हानि होता है, जिसे फ्लक्स हानि होता है। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। देखिए 2 कुंडली होता है, एक प्राथमिक कुंडली और दूसरा होता है द्वितीय कुंडली। जब प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में कोई एक दूसरे से संपर्क न हो तो इस प्रकार से जो ऊर्जा की हानि होती है वो फ्लक्स हानि कहते हैं। क्या कहेंगे, व्यवहारिक ट्रांसफार्मर में जो प्राथमिक कुंडली से समान चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो द्वितीय कुंडली से समान चुंबकीय फ्लक्स से संबंध नहीं होता है। दोनों कुंडली एक दूसरे के साथ जुड़ी नहीं रहती हैं। अतः प्राथमिक कुंडली में जो दी गई ऊर्जा होती है उसका कुछ भाग क्या होता है, वो नष्ट हो जाता है, और इस प्रकार के जो ऊर्जा का क्षय होता है उसे हम फ्लक्स हानि कहते हैं। याद रखिएगा, कोई भी ट्रांसफार्मर होता है उसमें 2 कुंडली होता है, एक प्राथमिक कुंडली और
द्वितीय कुंडली। जब दोनों एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं तो ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, लेकिन जब दोनों एक दूसरे से अलग स्थिति में रहते हैं, एक को ऊर्जा दें दूसरा का इसके वजह से ऊर्जा नहीं ले पाता है, तो इस प्रकार की इसकी जो ऊर्जा होती है वो हानि हो जाती है, लॉस हो जाती है, खत्म हो जाती है। ऐसे लॉस को, ऐसे हानि को बोलते हैं क्या? फ्लक्स हानि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भंवर धारा हानि किसे कहते हैं? ये दोनों दो नंबर में पूछता है, या फिर ट्रांसफार्मर की जो खामियां हैं वो भी पूछता है, तो ये ट्रांसफार्मर की खामियों में भी आ जाता है। बताइए बाबू, कोई बताएगा बाबू? देखिए फ्लक्स भंवर धारा, कभी आप देखे होंगे ट्रांसफार्मर जो होता है हिनहिनाता है, भिनभिनाता है ना, बजता है ना, तो बजने के कारण ना उसके द्वारा जो ऊर्जा की हानि होती है उस हानि को बोल देते हैं भंवर धारा। या फिर ऐसे भी कहेंगे कि जब ट्रांसफार्मर की जो क्रोड से परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स से संबंध होता है तो इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, और इन भंवर धाराओं के कारण इनके क्रोड में जो होती है उष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय होने लगता है। इस प्रकार की हानि को हम लोग भंवर धारा हानि कह देते हैं। याद रखिएगा, कोई भी ट्रांसफार्मर हो उसके क्रोड में जो होती है उष्मा जाती है तो घिनघिनाने लगता है, भिनभिनाने लगता है, बजने लगता है, आवाज करने लगता है। आप लोग देखे होंगे कभी कभी ट्रांसफार्मर से गुजरिएगा तो वहां से आवाज आने लगता है। आवाज के कारण वो एनर्जी जो होता है, उष्मा एनर्जी जो होता है लॉस्ट होने लगता है, खत्म होने लगता है। तो ऐसे जो ऊर्जा की हानि होती है बाबू, वो भंवर धारा हानि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शैथिल्य हानि किसे कहते हैं? ये भी 2 नंबर में आता है एग्जाम में। याद रखिएगा, कहेंगे क्या? ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने पर लौह क्रोड को बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित करता है, जिसके द्वारा या जिससे इस प्रक्रिया में कुछ ऊर्जा का क्षय हो जाता है, जिसे हम शैथिल्य हानि कहते हैं। याद रखिएगा, शैथिल्य हानि कब होगा? जब ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा अगर प्रवाहित करवाया जाता है तो इसके जो कुंडली होती है, लोहे की जो कुंडलियां होती है, उस कुंडली में बार बार वो चुंबकित कभी होता है, कभी विचुंबकित होता है। तो इस चुंबकित और विचुंबकित के कारण जो ऊर्जा का क्षय होता है, उस ऊर्जा के क्षय को हम क्या बोलेंगे? शैथिल्य हानि कहते हैं। ये स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, काम करेगा, लिख करके याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ट्रांसफार्मर का उपयोग बताइए। ट्रांसफार्मर का उपयोग पावर हाउस में उत्पन्न होने वाले बिजली को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने में किया जाता है। तो ठीक है, बता रहे हैं तो करने की क्या जरूरत है? बोलिए, तो दांत भी दिखा करके बोलिए तो फायदा कोई चाहिए? तो देखिए, ट्रांसफार्मर का उपयोग आज कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, ये छोटा यूज करें चाहे बड़ा यूज करें, वो हर जगह आपको ट्रांसफार्मर का जरूरत पड़ता है। तो याद रखिएगा, कहेंगे पावर हाउस में, पावर हाउस का मतलब जो बड़े बड़े इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर होते हैं वहां पर हम लोग यूज करते हैं विद्युत शक्ति के रूप में, एक जगह से दूर जगह पर ले जाने के लिए। या फिर जो मोटर आप देखते हैं उसमें भी छोटे छोटे ट्रांसफार्मर हम यूज करते हैं, और सभी ट्रांसफार्मर एक ही सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मकानों में कितने वोल्ट पर विद्युत धारा आवश्यक होती है हमारे मकान में? हाँ, देखिए हमारे मकान में जो होता है वो 220 वोल्ट होता है, लेकिन जब अमेरिका जाइएगा ना बबुआ, ये 220 के जगह पर 110 वोल्ट पे काम करेगा। याद रखिएगा, इंडिया में 220 वोल्ट पे कोई भी उपकरण काम करता है, लेकिन आप अमेरिका में जाइएगा, इंग्लैंड में जाइएगा, तो वहाँ का जो इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज होता है वो डिफरेंट होता है, 110 होता है, 120 होता है। और वहाँ का उपकरण लाकर यहाँ पर चलाने की कोशिश करेंगे तो नहीं चलेगा, याद रखिएगा। देखिए, यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी और यहाँ के जो मैन्युफैक्चरिंग होता है इलेक्ट्रिसिटी वाला, वो 220 वोल्ट पर ही बनाया जाता है। पूरे ऑल इंडिया में वो प्रोवाइड करवाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज ये प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर पूरे अमेरिका में वो 110 वोल्ट पर ही अप्लाई करता है, और उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं और हमारे पर अलग। इसीलिए कभी वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे मतलब कोई भी आ जाता है। अभी कोरोना
में क्या हुआ था कि बहुत लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो मशीन वहाँ से अमेरिका से मंगाया गया था, लेकिन वहाँ पर 110 वोल्ट से वो काम करता था और यहाँ पर आकर के उसमें चेंजिंग करना पड़ा, तब जा कर के वो काम करना स्टार्ट किया। अदरवाइज वो काम डायरेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि वहाँ से ला कर यहाँ डायरेक्ट खोज देंगे तो जल उल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में अंतर क्या होता है बाबू, कोई बताएगा? प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, याद रखिएगा, कहेंगे क्या, याद रखिएगा, चोक कुंडली में अथवा संधारित्र द्वारा जो प्रत्यावर्ती धारा का मान होता है अत्यंत कम ऊर्जा व्यय पर ही नियंत्रित किया जा सकता है। जो चोक कुंडली होता है, हम आपको इसके पहले क्वेश्चन बताए होंगे, जो चोक कुंडली होता है वो धारा को नियंत्रित करता है, तो अल्प ऊर्जा व्यय पर ही हम इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं ना, परंतु दिष्ट धारा को के प्रतिरोध कम करने में अत्यधिक ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा होता है बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि कहावत है सटला बेटा तो गईला बेटा नहीं, अच्छा लटकलत ना बबुआ, इलेक्ट्रिसिटी में सटलत गईला ना, वो ट्रैक्टर के पीछे लिखा रहता है कि लटकलत तो गईला बेटा, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी अगर रहता है ना, नंगा वायर रहता है, तो उस पे आसपास देखिएगा तो लिखा रहता है सटला बेटा तो गईला ना, सटला तो गईला बेटा। तो ये सुधारना है, याद रखिएगा, जब हम कोई भी वायर को अगर टच करते हैं तो वो सटा लेगा, अगर सटा लेगा तो छोड़ेगा नहीं, और छोड़ेगा नहीं तो काम खत्म। अच्छा वाह, तो याद रखिएगा बबुआ, या हम लोग क्या करेंगे, ये बहुत खतरनाक होता। अगर हम किसी डीसी को अगर हम ऐसे पकड़ भी लेंगे ना, डीसी मतलब ये डीसी वायर है, अगर इसको हम पकड़ भी लेंगे तो लाइन मारने वाला नहीं है। इसलिए जो डीसी होता है, दिष्ट धारा जो होता है वो मारता नहीं है, मारता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन एसी होता है ऐसा मारता है ना बबुआ, काम तमाम। इसलिए सुधर जाइएगा, कभी भी एसी करंट को पकड़ने की कोशिश मत करिएगा। ज़्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन होते हैं तो वो कर लेते हैं, क्योंकि उनकी हैबिट होती है, लेकिन आप देखा देखी काम करिएगा ना तो फिर मार देगा, इसलिए बच के रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बबुआ, प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा की तुलना में क्या होता है, अधिक घातक होता है, याद रखिएगा। हाँ, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, किस वैज्ञानिक ने, फैराडे ने। याद रखिएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज फैराडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। उम्मीद है कि जितने भी बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, और जो बच्चे इस चैनल के लिए नए भी होना जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम लोग आपके लिए मेहनत करते हैं बाबू, और ये मेहनत व्यर्थ कभी ना जाए। आपका भी कहावत है कि वन फ्लावर मेक्स नो गार्लैंड। यदि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी ये ड्यूटी बनता है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, और हाँ, आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विस्थापन धारा किसे कहते हैं, बोलिए बाबू। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिए, कहेंगे क्या, वह विद्युत धारा जो समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन, अर्थात कहेंगे विद्युत फ्लक्स के परिवर्तन के कारण जो उत्पन्न होती है तथा निर्वात में भी प्रवाहित हो सकती है, ऐसे धारा को हम बोलते हैं विस्थापन धारा। याद रखिएगा, जो धारा विद्युत फ्लक्स के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, जो धारा निर्वात में भी प्रवाहित हो सकती है, जो धारा समय के साथ परिवर्तित होती है, ऐसे धारा को हम विस्थापन धारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मैक्सवेल के समीकरण बताइए। 4 होते हैं, याद रखिएगा। मैक्सवेल के कितने समीकरण होते हैं? 4 समीकरण होते हैं, याद रखिएगा। कभी कभी पूछता है कि मैक्सवेल के समीकरणों को लिखिए, 2 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल के 4 समीकरण होते हैं। पहला, ई वेक्टर इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई वेक्टर इनटू डीएस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये आप
आप पढ़े होंगे गॉस के नियम में। पहला जो होता है वो गॉस का नियम होता है, दूसरा का होता है इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस बी वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये चुंबकीय में ये गॉस का नियम है, याद रखिएगा। तीसरा जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस आई डी। आई सी का मतलब होता है करंट धारा, यानी कि हम इसको बोलेंगे करंट जो होता है कंडक्टिव करंट धारा होता है, यानी कि इसको चालक धारा बोलते हैं। और आईडी का मतलब होता है विस्थापन धारा। ये इसको बोलते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम बोल देते हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम के द्वारा ये समीकरण है इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस आई डी। और चौथा जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ये भी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का फॉर्मूला है, याद रखिए। चौथा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सूत्र है। तो ये 4 समीकरण के द्वारा मैक्सवेल ने क्या किया था, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में खोज किया था, विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में बताया था इन्हीं 4 समीकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अस्तित्व का प्रायोगिक प्रमाण किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले दिया था? किसने दिया था? हर्ट्ज नहीं, हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। याद रखिएगा, मैक्सवेल ने विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में बताया था। याद रखिएगा, मैक्सवेल ने विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में बताया था अपने समीकरण के आधार पर, लेकिन उसी को हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट करके बताया ना, उसी को हर्ट्ज ने प्रयोग करके बताया कि देखिए हम विद्युत चुम्बकीय तरंग का सिद्धांत हम प्रयोग करके बताएंगे। याद रखिएगा, तो हम क्या नाम देंगे? हर्ट्ज ने कब किए थे? 1895 ईस्वी में, याद रखिएगा ना, 1885 ईस्वी में, सॉरी 1885 ईस्वी में ये हर्ट्ज ने प्रयोग करके बता दिया कि देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंग हमने निकाल दिया। लेकिन मैक्सवेल ने क्या किया था, अपने समीकरण के आधार पर विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है बाबू? कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं, आपके एग्जाम के लिए फायदा करेगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के रूप में आएगा एग्जाम में, याद रखिएगा। चलिए याद रखिएगा ये अनुप्रस्थ। और जाते जाते आपसे ये जरूर कहेंगे पॉजिटिव थॉट कि करने वाला आज नहीं तो कल करने की तरीका ढूंढ ही लेता है। यानी कि जो सफलता पाने की कोशिश करता है वो आज नहीं तो कल जरूर पा लेगा। वो कब? जब वो मेहनत करना स्टार्ट कर देगा तब। चलिए, ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और हम लोग इसी तरह से नए नए टॉपिक और नए नए वीडियो में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।